वेलकम ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मानव कर्ण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी अपने कान की संरचना बतानी है और कर्ण द्वारा हम किसी आवाज़ को कैसे सुनते हैं ये देखना। तो ये मानव कर्ण का चित्र दिया है। ये बाहरी भाग ये होता है, ये पिन्ना या कर्ण पल्लव कहलाता है। ये क्या काम करता है? बाहर से ध्वनि को कलेक्ट करता है यानी एकत्रित करेगा यहाँ ध्वनि को, और ये कलेक्ट करके कर्ण नलिका में भेज देता है। कर्ण नलिका का अंतिम सिरे पर एक कर्णपटल या पर्दा लगा हुआ होता है। ये पर्दा लग रहा है ना। अब पर्दा क्या करता है? ये अंदर बाहर की ओर दाब अंतर के कारण वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। और इसके कंपनों को ये तीन हैं, मुद्रक, निहाई, वलयक, ये क्या कर देती हैं? उसको बढ़ा देती हैं, लाउड कर देती हैं, है ना। अब इनसे ये कर्णावृत जुड़ा रहता है। तो ये कर्णावृत क्या है? इस विद्युत उद्दीपनों को कहाँ है? मस्तिष्क तक भेज देता है। और मस्तिष्क क्या करते हैं? इसको आवाज़ के रूप में सुनाई देते हैं। और ये यहाँ पर देखो, ये यूस्टे की नलिका है। ये क्या करती है? अंतःकरण और बाह्यकरण के मध्य जो दाब है उसको मेंटेन करती है, जिससे ये क्या करेगी? कान के पर्दे की सुरक्षा करेगी। तो ये मानवकर्ण का चित्र है। इसमें ये वाला भाग बाह्यकर्ण आता है, ये मध्यकर्ण और ये अंतःकरण आते हैं, कर्णावृत वगैरह ये अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसमें पार्ट है। अब एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं मानव कर्ण। तो यहाँ पर अभी जो मैंने बताया, देखो क्या कह रहे हैं, बाहरी कान जो बाहर का हिस्सा था उसको कर्ण पल्लव कहते हैं। यह क्या करता है? परिवेश से ध्वनि को क्या करता है? एकत्रित करता है और उसको श्रवण नलिका को भेजता है। अब श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली जो बताया था कर्णपटल या कर्णपट, जिसको कान का पर्दा भी कहते हैं, वो लगा रहता है। अब यहाँ पर इसके जो मध्य में यहाँ पर कर्ण पर्दा लग गया। अब जो मान लो बाहरी माध्यम है, कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, कुछ आ रहा है, तो माध्यम के संपीड़न के कर्ण पटह तक पहुँचने से झिल्ली क्या है? बाहर की ओर से लगने वाला दाब बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? और यह कर्ण पटह को अंदर की ओर दबाएगा तथा जब विरलन के समय जब वहाँ दाब कम हो जाएगा बाहर का, तो कर्ण पटह बाहर की ओर गति करेगा, चूँकि अंदर का दाब ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कर्ण पल्लव हम कहें वाइब्रेट करता है, कंपन करता रहता है, जिससे क्या हो रही है? वहाँ ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब क्या हो रहा है? मानव कर्ण में स्थित तीन जो हड्डियां बताई मैंने, मुद्रक, निहाई और वलय, ये क्या करती हैं? इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं, एम्पलीफाई कर दी, बढ़ा देंगी। तो क्या होता है? अब मध्य कर्ण इन दाब परिवर्तन को आंतरिक कर्ण तक संचालित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावृत द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके मस्तिष्क जो अपना ब्रेन है, मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। और मस्तिष्क क्या करता है? फिर उनको ध्वनि के रूप में यानी आवाज़ के रूप में वो सुन लेता है। तो ये था हमारा मानव कर्ण की संरचना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो तो क्या कर रहा है, ये बाहरी भाग जो पिन्ना या कर्ण पल्लव है, जो बाहर से ध्वनि आ रही है माध्यम से, उसको कलेक्ट करता है और कर्ण नलिका में भेज रहा है। अब इसके ऊपर ये कर्णपटल है अंतिम सिरे पर, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर दाब है ज़्यादा है बाहर का, तो अंदर की ओर दब रहा है। जब अंदर बाहर से दाब कम होता है, अंदर का ज़्यादा होता है, तो बाहर की ओर गति करता है। यानी ये ऐसे वाइब्रेट करता रहता है जिससे कंपन हो रहे हैं। अब ये कंपनों को ये तीन हड्डियाँ मुद्रक, निहाई, वलय क्या करती? कई गुना बढ़ा रही हैं।
अब ये कर्णावृत्त क्या कर रहा है, इन कंपनों को विद्युत संग्रह के तरह के रूप में, विद्युत आवेगों के रूप में कहाँ तक भेज रहा है, मस्तिष्क को, ब्रेन को भेज रहा है। और मस्तिष्क क्या कर रहा है, इसको आवाज के रूप में सुनाई दे रहा है। यूस्टे की नलिका का क्या कार्य है, यूस्टे की नलिका क्या कर रही है, बाह्यकरण और अंतःकरण के मध्य क्या कर रही है, दाब को नियंत्रित कर रही है, दाब को संतुलित करती है, जिससे कान का पर्दा ना फटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तरंग का वेग, तरंग के वेग से आप क्या समझते हो ये बताइए हमें। तो तरंग का वेग क्या है, अब वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है वेग, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ तरंग का वेग है, बस बात इतनी है। तो किसी तरंग द्वारा, हम कहेंगे तरंग के किसी बिंदु है, कोई बिंदु ले लिया, जैसे एक संपीड़न या एक विरल द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग का वेग कहलाएगी। या ये भी नहीं याद रहे तो सीधा ही लिख दो भाई, तरंग द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी। तो हम कह रहे हैं तरंग के किसी बिंदु, जैसे एक संपीड़न अथवा एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, तरंग की चाल कहेंगे। अथवा दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं आप, वो कैसे, वो ऐसे कर सकते हैं कि तरंग का वेग है v इक्वल टू होता है लैम्डा म्यू या म्यू लैम्डा, तो यह तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। तो हम इस पर भरोसा दे सकते हैं, किसी तरंग का वेग उस तरंग की तरंग दैर्ध्य और उसकी आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तरंग दैर्ध्य तो आवृत्ति का गुणनफल कर दो तो क्या हो गया, तरंग का वेग। तरंग का वेग v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा म्यू, ये इसका सूत्र है वेग का, और इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तरंग के वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो गया। अब यहाँ एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक तरंग है कोई 10 सेकंड में 500 कंपन करती है, कितनी कंपन कर रही है, 500, तो उसकी आवृत्ति आवर्तकाल बताइए। तो हमने आपको बताया है कंपनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, सॉरी 5 नहीं 5000 मान लिया, और 10 सेकंड का समय लेंगे, 10 सेकंड में कितना कंपन कर रही है, 5000 कंपन कर रही है। 10 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी है, 5000 है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तरंग की आवृत्ति क्या होती है, कंपनों की संख्या बटे कंपनों में लगा समय। भाई आवृत्ति निकालते हैं तो कोई वस्तु जितने कंपन कर रही है उसको ऊपर लगा देते हैं, कितने समय में करें वो नीचे लगा देते हैं। तो 5000 कंपनों की संख्या दी है, 10 समय दिया है, तो काट दिया, कितने आ गया, 50 हर्ट्ज आ गई आवृत्ति। अब तरंग का आवर्तकाल टी, कंपनों में लगा समय, कंपनों की संख्या, आवर्तकाल का सूत्र आवृत्ति से उल्टा होता है, समय ऊपर आएगा नीचे कंपनों की संख्या, तो 10 बटे 5000, फिर एक जीरो से एक जीरो काट लिया। अब 1 बटे 500, 1 बटे 500, 500 का भाग दिया किसमें, एक में, तो कितना आया 0.002 सेकेंड। तो ये तो हो गया आवर्तकाल, और वो पहली वाली क्या होगी, 5000 आवृत्ति। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।